अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न F1 सेमेस्टर 1। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर लेक्चर के नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल सकें। तो एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न जो है वो हमारी एक्टिविटी डेली लिविंग के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसमें बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कवर करेंगे जो हमारे सिस्टम वाइज जो हमें फ़ायदा देंगे। तो जब हम एक्टिविटी डेली लिविंग की बात करते हैं तो हर पर्सन जो है वो उसकी मुख्तलिफ़ तरीके से डिफरेंट तरीके से वो अपनी एक्टिविटी डेली लिविंग परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कोई सुबह सवेरे उठता है, नमाज़ पढ़ता है, एक्सरसाइज करता है, या कुछ लोग जो हैं वो सुबह उठते हैं, स्कूल के लिए रेडी होते हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं, या फिर कुछ लोग जॉब करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो घरेलू एक्टिविटी में बिज़ी हो जाते हैं। जैसे वुमेन हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं तो वो कुकिंग करती हैं, घर की क्लीनिनेस का ख्याल रखती हैं, और भी बहुत सारे उनके पास काम होते हैं जो वो डेली लिविंग में वो एक्टिविटी कर रही होती हैं। तो एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने से पर्सन जो है वो एक्टिव रहता है और उसके मसल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो हम देखते हैं कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न में हम कौन से ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कवर करने वाले हैं। डिफाइन टर्म मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट एंड बॉडी मैकेनिक्स। नंबर सेकंड, डिस्कस द बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी दैट अफेक्ट बैलेंस। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग मोबिलिटी। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ immobility of human body. Review anatomy and physiology of musculoskeletal system and characteristic of normal movement. Describe the impact of immobility of physiological and psychological functioning. Apply nursing process while planning for the client with altered muscular skeletal system. और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज के बारे में और एक्सरसाइज की टाइप्स जो हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करें। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है टर्म मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट एंड बॉडी मैकेनिक्स। मोबिलिटी, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली, इजीली, रिदमिकली एंड पर्पसफुली इन द एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम मोबिलिटी को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि जब हम इस काबिल हैं कि आप फ्रीली, इजीली और एक रिदम के साथ मूव कर रहे हैं और आपकी जो मूवमेंट है उसका कोई मकसद है तो वो मोबिलिटी कहलाएगा। देन जॉइंट मोबिलिटी। जॉइंट मोबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द डिग्री टू विच एन आर्टिकुलेट वेयर टू बोन मीट कैन मूव बिफोर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय सराउंडिंग टिश्यू। दो जॉइंट जहाँ पर इजीली जुड़ रहे हैं और उनके सराउंडिंग जो टिश्यू हैं वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन पैदा नहीं कर रहे और वो बोन्स जो हैं वो ठीक से मूव कर रही हैं, फ्रीली मूव कर रही हैं, एक ख़ास स्पेसिफिक डिग्री तक उसे हम मोबिलिटी हो रही है, उनकी मूवमेंट हो रही है तो उसे हम जॉइंट मोबिलिटी कहते हैं। जैसे कि एक पर्सन जो है वो सीधा लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में और वो अपनी लेग को एक ख़ास डिग्री तक वो जो है अप एंड या फिर रेस कर सकता है, जैसे 30 के एंगल में या फिर 45 या 90 के एंगल से वो इजी मूव कर रहे हैं और उसको किसी किस्म की दर्द नहीं हो रही, तो ये जॉइंट मोबिलिटी है। Body alignment. Alignment refer to how the head, shoulder, supine, hip, knee and ankle relate and line up with each other. Proper alignment of the body put less stress on the spine and help you have good posture. हमारा जो हेड है, शोल्डर है, सुपाइन है, हिप है, नी है एंड एंकल हैं, तो ये सेम अलाइनमेंट में हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, तो ये बॉडी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम जो है वो झुक के बैठेंगे या सर नीचे को करके बैठेंगे जिससे हमारी सुपाइन में
जो है सुपाइन पर बर्डन पड़ेगा या वो सुपाइन जो है कर्व में रहेगी, तो ये पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है। इससे हमें जो है फटीग भी जल्दी होगी, शोल्डर पेन भी हो सकता है और बैकएक भी होगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल अपने सुपाइन को कर्व देकर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरीके से आप ये कुछ इमेज भी देख रहे होंगे कि कौन सी राइट पोजीशन है और कौन सी रॉन्ग पोजीशन है। Body mechanics is a term used to describe the way we move as we go about our daily lives. It includes how we hold our body when we sit, stand, lift, carry, bend and sleep. तो बॉडी मैकेनिक्स यानी हमारी बॉडी मूव किस तरह से कर रही है या डेली लिविंग एक्टिविटी हम किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी मैकेनिक्स है। जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं, उसको हम कैरी करते हैं, तो हम किस तरीके से उसको पकड़ रहे हैं, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो हम किस तरह से अपनी बॉडी को बेंड कर रहे हैं, ये सब जो है वो बॉडी मैकेनिक्स में आ जाता है। तो ये आप इमेजेस में भी देखते हैं कि एक पर्सन जो एक वज़न उठाए हुए है या कोई चीज़ उठाए हुए है, तो उसने कैसे कैरी किया हुआ है और उसका जो है पुलिंग कैसे हो रही है और पुश किस तरीके से उसने किया हुआ है। इसमें जो है हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये कैसे एक प्रोसेस चलता है। देन डिस्कस द बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। इसमें हम सिस्टम वाइज देखेंगे कि अगर हम ठीक से एक्टिविटी और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम में क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में यही है कि अगर हम अपने बोन्स की जो है मूवमेंट और स्केलेटल और मसल्स और बोन्स की जो है मूवमेंट ठीक से होती रहेगी तो हमें इसके क्या बेनिफिट होंगे। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, डेली लिविंग एक्टिविटी करते हैं और उसमें क्या होता है कि हमारी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और रेंज ऑफ मोशन जो है वो नॉर्मल होता है। और हम जैसे कोई वज़न उठाते हैं तो हमारी बोन इंटेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, स्ट्रेस भी कम होता है और जो है हमारे जो बोन और मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या फ़ायदे होते हैं। जब हमारा इससे क्या है कि जब हम एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है हार्ट रेट जो है हमारा वो बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हम एक्टिविटी और एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिक बॉडी रेट की मेटाबॉलिक सिस्टम जो है उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। ब्लड सप्लाई क्योंकि बढ़ जाता है बॉडी की तरफ और हार्ट मसल्स और हार्ट रेट की स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। नॉर्मल बॉडी कार्डियक आउटपुट जो है वो 5 लीटर पर मिनट होता है, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई गेम वगैरह करते हैं और ज़्यादा हैवी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उनका कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, जैसे कि 30 लीटर पर मिनट तक जा सकता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हुआ कि लंग्स के अंदर जो हमारा वेंटिलेशन प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो हम बहुत ज़्यादा ब्रीथ करेंगे, तो इससे वेंटिलेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ेगा, जिससे इससे जो है गैसेस एक्सचेंज भी ठीक से होंगी और हमारे ब्रेन को और बॉडी को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई होगा। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से एक्टिविटी और एक्सरसाइज में क्या फ़ायदे होते हैं। इससे अगर हम ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, सारा दिन घर के काम भी कर रहे हैं या बाहर के काम भी कर रहे हैं या इससे एक्स्ट्रा हम जो है वो एक्सरसाइज भी कोई कर रहे हैं, तो इससे हमें ज़्यादा भूख लगेगी और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसके मसल जो हैं कंट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो इससे जो है कॉन्स्टिपेशन का अगर कोई मसला हो तो वो भी डिक्रीज़ हो जाता है या कम हो जाता है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक से
काम करता है। देन मेटाबॉलिक सिस्टम में क्या है कि इसमें इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, क्योंकि इसमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल जो है हमारी बॉडी के लिए जो बेनिफिशियल होता है वो ज़्यादा होगा अगर हम एक्टिविटी और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो जो हमारे बॉडी के लिए लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल जो है वो बढ़ जाने का खतरा होता है, जिससे हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह या लिपिड और ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन यूरिनरी सिस्टम को क्या फ़ायदा होगा अगर हम एक्टिविटी और एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन की वो अच्छी होगी, और पेल्विक फ्लोर के मसल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। यूरिन जो ब्लैडर में कभी कभार कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा ब्लैडर जो है वो फुली एम्प्टी नहीं होता, तो एक्सरसाइज और एक्टिविटी करने से ये कंप्लेन भी ख़त्म हो जाती है और प्रॉपरली जो है वो एक्सक्रीशन होती है, जिससे जो है यूरिनरी स्टेसिस होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में क्या है कि अगर किसी पर्सन में जो उसके सोचने की या उसकी जो थॉट प्रोसेस जो है या परसेप्शन जो है उसका सिस्टम जो है उसमें अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक्सरसाइज और एक्टिविटी अगर नहीं कर रहा तो वो जो है उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं हो रही होती। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्टिविटी करेंगे तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो हम पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम वेलनेस की तरफ जाते हैं, और स्ट्रेस लेवल भी जो है वो भी कम होगा। जैसे अगर काम का बर्डन ज़्यादा हो तो एक्सरसाइज करने से मूड चेंजिंग होते हैं, जिससे परेशानी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। और वर्कलोड जो होता है या वर्क एक्टिविटी जो होती है हमारी, वो भी हम अच्छे से अपनी टीम मेंबर के साथ मिलके अच्छे से काम कर सकते हैं। हमारा सेल्फ कंसेप्ट जो इमेज है वो भी अच्छा होता है, और स्लीप पैटर्न जो है वो भी अच्छा होता है। तो ये साइको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे हमें फ़ायदा होता है एक्टिविटी और एक्सरसाइज का। इम्यून सिस्टम पे जो है वो क्या बेनिफिट होते हैं एक्सरसाइज के और एक्टिविटी के, कि लिम्फ सर्कुलेशन जो है वो अच्छी हो जाती है, पैथोजन जो है वो उनकी डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है, और हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेंथ की तरफ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और डिज़ीज़ काज एजेंट जो होते हैं वो बहुत कम उनका असर होता है, क्योंकि जो बॉडी एक्टिव रहती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये थे हमारे जो है सारे सिस्टम, जिनका हमने एक एक करके जिनको हमने देखा कि एक्टिविटी और एक्सरसाइज से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ ऐसी पोजीशन दी हुई हैं, कुछ ऐसी टेक्निक हैं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके से करना है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी दैट अफेक्ट बैलेंस। Center of gravity. The center of gravity occur in the body at a point where weight is equal distributed on all sides. Center of gravity can also be referred to as center of mass. From the point, a body can pivot in any direction and remain balanced. When standing evenly over your center of gravity, you are in a state of equilibrium. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम इस तरीके से स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी जब हम किसी भी पोजीशन में हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का वेट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर तरफ से, और हमारी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पर हमारी बॉडी का पूरा मैस जो है वो एक्ट कर रहा है, तो फिर हम बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या करेंगे, तो हमारी बॉडी बैलेंस में रहेगी। और अगर हम सीधे खड़े हैं
तो हमारा हिप और लोअर एब्डोमेन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ये इमेज में भी आप देख रहे हैं, यहाँ से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। नेक्स्ट, लाइन ऑफ ग्रेविटी। द लाइन ऑफ ग्रेविटी इज एन इमेजिनरी लाइन दैट क्रॉसेस through your center of gravity, dividing the mass of body into two equal halves. This line changes depending on the body weight distribution. It is a vertical line running from the top of head, usually around the ear, down to the ground. To keep your body in balance, your posture must correspond with your line of gravity. Line of gravity हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ से पास करती है एक ऐसी लाइन जो हमारी बॉडी के मैस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, उसे हम लाइन ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये टॉप ऑफ हेड और अराउंड ऑफ ईयर से होती हुई डाउन टू ग्राउंड मूव करती है। अगर हम अपनी बॉडी को बैलेंस में रखना चाहते हैं तो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है हमारे पोस्चर के साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजरनी चाहिए। और ये लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चेंज होती है। तो ये है लाइन ऑफ ग्रेविटी को हमने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। देन बेस ऑफ सपोर्ट। हाउ वाइड स्प्रेड योर फीट डिटरमाइन योर बेस ऑफ सपोर्ट। The closer your center of gravity is to the ground, the more support you will have. The further apart you place your feet, the steadier you will feel. A good base of support is needed if you are doing heavy lifting or moving heavy object. तो बेस ऑफ सपोर्ट हम में ये देखते हैं कि हम कितना स्प्रेड कर सकते हैं और वो हमारी बेस ऑफ सपोर्ट होगी। जितनी हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी उतनी ही सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होगी। अगर आप जितना हम अपनी लेग्स को जितना दूर करके उसका जो बेस ऑफ सपोर्ट है उसको हम दूर करेंगे तो हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली कैरी कर सकेंगे। तो हम खुद को जो है वो इजी फील करेंगे और हम जो है वो बैलेंस में रहेंगे और हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से मूव कर सकेगी। ये इमेज में आप बेस ऑफ सपोर्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो लोग इमोबाइल होते हैं या इमोबिलिटी में होते हैं वो सिस्टम वाइज उनके ऊपर क्या असरात होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जैसे हमने 1 बाय 1 करके ये देखा था कि हमारे सिस्टम पर क्या फ़ायदे होते हैं, इसी तरीके से जो लोग मूव नहीं कर सकते या जो इमोबाइल होते हैं जिनमें इमोबिलिटी करने की सकत नहीं होती तो उनके सिस्टम पर क्या असर होता है। तो इसमें सबसे पहले है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है। इसमें डिसयूज ओस्टियोप्रोसिस इज बोन लॉस दैट रिजल्ट फ्रॉम नॉट इनफ स्ट्रेस or pressure on the bones. As a result, bone become brittle and weak, causing them to fracture easily. इसमें बताया गया है कि ओस्टियोप्रोसिस जो है हो जाने की शिकायत होती है। ओस्टियोप्रोसिस में बोन जो है वो वीक हो जाती हैं और बोन जो है वो फ्रैक्चर जल्दी से हो जाती हैं, बोन ब्रिटल हो जाएगी और उसमें जो है इमोबिलिटी करने की कोई सकत नहीं रहेगी। और उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हम जो है पहले ही एक पर्सन जो है वो मूव नहीं कर रहा तो फिर वो और भी स्ट्रेस में चला जाएगा। डिसयूज एट्रोफी इज मसल्स वास्टिंग विच रेफर टू अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ मसल इन द बॉडी।
तो डिस्यूज एट्रोफी, इसमें बॉडी मसल्स का साइज़ जो है वो कम हो जाता है या फिर इसमें डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है डिस्यूज एट्रोफी में। देन है कंट्रैक्चर। कंट्रैक्चर रेफर टू द परमानेंट टाइटनिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ द टिश्यू। इसमें क्या है कि टाइटनेस और शॉर्टनिंग ऑफ अ टिश्यू बताया गया है। स्टिफनेस एंड पेन इन जॉइंट, तो जॉइंट जो है वो बिल्कुल ऐसे स्टिफ हो जाते हैं, कट जाते हैं और उनमें पेन होती है। यह है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कि जो पेशेंट इमोबाइल हैं वो उनके ऊपर क्या है, मूव ना होने से क्या क्या खतरात हो सकते हैं या क्या उनको नुकसान होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिमिनिश्ड कार्डियक रिजर्व। कार्डियक वास्कुलर सिस्टम में जब हम मूव नहीं कर रहे तो हार्ट को भी इतनी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ रही होती, जिसमें लिखा है प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी वीकेंड द कार्डियोवास्कुलर system which cannot fully meet the demand of body. Resting heart rate increase approximately 0.5 beat per minute each day of immobilization. Orthostatic hypotension, venous vasodilation and stasis. Venous stasis is a condition of slow blood flow in the venous, usually of the leg dependent edema. तो जब हम कार्डियोवास्कुलर की बात करते हैं तो इसमें जब एक पर्सन जो है वो मूव नहीं कर रहा तो हार्ट रेट जो है वो भी एक्टिविटी उसको भी नहीं करनी पड़ रही। जब हम एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे होते हैं तो कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होता है, और अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा, लेकिन हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ रहेगा। लेग्स की जो वेन है उनमें ब्लड सप्लाई भी कम होगी, और अगर हम ज़्यादा देर तक जो लेग्स हैं वो नीचे करके बैठे रहेंगे तो लोअर बॉडी में ब्लड पूल करेगा, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि लोअर लेग जो है वो एडिमा हो जाएगी। ग्रेविटी हैज़ द अफेक्ट ऑफ पुलिंग फ्लूइड डाउन टूवर्ड द अर्थ, काजिंग it to pull in the lower part of body such as leg or hand. Thrombus formation level of HDL, तो फिर HDL ज़्यादा होंगे जो कि हार्ट इशू से बचाते हैं, लेकिन अगर LDL बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो है पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार होंगे, कोलेस्ट्रॉल की जो है वो ज़्यादा इशू होंगे। तो HDL और LDL मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल। Respiratory system, pooling of respiratory secretions, atelectasis. Atelectasis is the collapse or closure of lungs resulting in reduced absent gas exchanging. Hypostatic pneumonia. Hypostatic pneumonia that usually resulting from the collection of fluid in the dorsal region of the lungs and occur especially in those as the bedridden of elderly confined to supine position for extended period. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूलिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा होंगी। अगर हम बिल्कुल लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे तो रेस्पिरेटरी एक्सक्रीशन जो है वो सारी की सारी लंग्स के अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। गैसेस एक्सचेंज जब नहीं होंगी तो हमारी लंग्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। इसी तरीके से हाइपोस्टेटिक निमोनिया जो है, अगर हम मूव नहीं करें, कोई एक्टिविटी नहीं करें तो लंग्स के जो डोर्सल रीजन है उसमें फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स के अंदर होता है।
तो जब हम फिर देख रहे हैं कि फ्लूइड इकट्ठा होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म बढ़ेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब बढ़ेंगे तो निमोनिया के चांसेस होंगे। मेटाबॉलिक सिस्टम पे क्या असरात होंगे? मेटाबॉलिक सिस्टम पे डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज एपिटाइट यानी एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख का भी लगना कम हो जाएगा। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस इन अ एक्टिव पर्सन देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन प्रोटीन synthesis, anabolism and protein breakdown, catabolism. Immobility create imbalance between them. Catabolism process exceed anabolic and more nitrogen excreted from body. And then negative calcium balance. तो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस जो है, जब हम एक्सरसाइज और एक्टिविटी नहीं कर रहे तो जो हमारे बॉडी सिस्टम है वो बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर गलत असरात होते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज और एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो जितने भी हम प्रोटीन ले रहे हैं वो हम यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक्टिव होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो उसकी जो भी हम प्रोटीन ले रहे होते हैं वो एनर्जी में तब्दील हो रहा होता है। लेकिन क्या है कि अगर हम मूव नहीं कर रहे तो हम हमारे जो प्रोटीन सिंथेसिस हैं यानी एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म जो है वो बैलेंस का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहता। इसके दरमियान जो है वो जब बैलेंस मेंटेन नहीं रहता तो कैटाबोलिज्म का सिस्टम भी जो है वो यानी ब्रेक होने का अमल जो है वो चलता रहता है, लेकिन बॉडी को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं होती। इस तरह से जितने नाइट्रोजन आपके बॉडी में है वो सारे के सारे ज़ाया होते हैं। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो हमारे सिस्टम पर, मेटाबॉलिक सिस्टम पर जो है वो ये उसको मुतासर करेगा या असर करेगा उस पर। नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस भी इसी तरीके से है कि इसमें जो हमारा कैल्शियम जो है वो यूरिन के ज़रिए जो है ज़्यादातर निकल जाता है और बॉडी में जो उसकी जगह है वहाँ पर वो नहीं रहता, और इससे क्या है कि बोन जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और ज़्यादातर बोन ब्रेक होने का खतरा होता है। यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी कैल्कुलाई बताया है, यूरिनरी रिटेंशन है और यूरिनरी इन्फेक्शन है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जो हमारे एब्डोमेन में होती है, जैसे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना। तो इससे क्या है कि कॉन्स्टिपेशन होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो जीआईटी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हम मूवमेंट नहीं कर रहे होते, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, सुस्त होते हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स जो हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में होते हैं। देन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में रिड्यूस स्किन टर्गर, स्किन ब्रेकडाउन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। स्किन टर्गर जो है वो कम होगा और स्किन बिल्कुल डल हो जाएगी, क्योंकि हम मूव नहीं कर रहे हुए और प्रॉपर सर्कुलेशन जो है वो स्किन को नहीं मिलती, इसलिए जो है स्किन बिल्कुल डल हो जाती है। साइको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इंक्रीज डिपेंडेंट बिहेवियर, फ्रस्ट्रेशन, एपैथी एंड सोशल विथड्रॉवल। इसमें भी यही है कि एक एक्टिविटी नहीं हो रही तो आप इमोबाइल हैं और आपका जो बिहेवियर है वो इंडिपेंडेंट बिहेवियर है।
आपको ये है कि मुझे किसी का सहारा लेना पड़ रहा है और मुझे कोई भी काम करना पड़ता है तो मैं बार बार किसी को कहता हूँ या कहती हूँ या उसको देखना पड़ता है, तो अब पर्सन का क्या बिहेव हो जाता है कि वो कहता है कि मुझे फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार होना शुरू हो जाता है, उसका फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर होना शुरू हो जाता है, वो एपैथी हो जाता है, बिल्कुल उसके इमोशन जो हैं वो लेस हो जाते हैं और वो जो है सोशल विथड्रॉवल हो जाता है। ये सारी की सारी कंडीशन थी जो आप अगर एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो हमारी लाइफ में अगर नहीं होगी तो हमारे बॉडी सिस्टम जो है वो कैसे मुतासर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है टाइप ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले है एक्सरसाइज, डिफाइन एज प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीटेटिव bodily movement done to improve or maintain one or more component of physical fitness, या फिर is physical activity for the purpose of conditioning the body, improving health and maintaining fitness, or it may be used as a therapeutic measure। तो एक्सरसाइज जो है ये फ़िज़िकल एक्टिविटी है जो पहले से ही प्लान किया होता है कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या हमारे बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है। तो इसके लिए पर्सन जिसने एक्सरसाइज करनी होती है वो एक उसका स्ट्रक्चर बनाता है कि उसने किस टाइम पे करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो ये एक्सरसाइज थेराप्यूटिक भी होती है क्योंकि काफ़ी पेशेंट जो हैं वो हमारे पास ऐसे इंजरी के आ जाते हैं या किसी ऐसे बॉडी पार्ट में उनको प्रॉब्लम होता है या उनका बॉडी पार्ट जो है वो स्टिफ हो जाता है, बिल्कुल उसमें अकड़ाव आ जाता है, तो उसको एक्सरसाइज बताई जाती हैं कि आपने ये एक्सरसाइजेज करनी है। तो फिर जो है वो हम उनको बताते हैं कि आपके लिए ये एक्सरसाइज जो है वो बेहतर है, तो ये थेराप्यूटिक एक्सरसाइज भी हो सकती है। और फिर कुछ ओबेस पेशेंट हैं उनके लिए भी एक्सरसाइज और का करना बहुत ज़रूरी है, इससे वो एक्टिव रहेंगे और उनका लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होगा। एक्सरसाइज जो फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज है उसको दो हिस्सों में जो है वो क्लासिफाइड किया गया है, एरोबिक एक्सरसाइज और एनएरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज ongoing physical activity that raises your breathing rate and heart rate is called aerobic exercise। एरोबिक एक्सरसाइज ऐसी एक्टिविटी है जो करने से ये एक्सरसाइज करने से हार्ट रेट या ब्रीदिंग को इंक्रीज़ होती है या फिर वो ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, इसको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे हम नॉर्मल वॉक करते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक हम उसको कह सकते हैं, इससे हम क्या होता है ऑक्सीजन ज़्यादा हम ले रहे होते हैं और फिज़िकली एक्टिविटी को हम बढ़ा रहे होते हैं। देन एनारोबिक एक्सरसाइज, इंटेंस physical activity that lasts for a few seconds to a few minutes is called anaerobic exercise। Most anaerobic exercise develop muscle strength, muscular endurance और flexibility। anaerobic exercise बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक की जाती है। एनारोबिक एक्सरसाइज जो है वो मसल को स्ट्रॉन्ग करती है और फ्लेक्सिबिलिटी आती है मसल्स में, और ये एक्सरसाइज जैसे लोग करते हैं, पुशअप करते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं। अब एनारोबिक एक्सरसाइज को भी आगे से 3 हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे आइसोमेटिक एक्सरसाइज है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज है और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है। आइसोमेटिक को देख लेते हैं पहले। इज एन एक्सरसाइज इन विच मसल्स कंट्रैक्ट बट वेरी लिटिल बॉडी मूवमेंट टेक प्लेस। इफ़ यू डू आइसोमेटिक एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस द मसल्स यू यूज विल बिकम स्ट्रॉन्गर। तो आइसोमेटिक एक्सरसाइज में क्या है, आपके मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट होंगे, इसमें पूरी बॉडी जो है वो स्टेबल रहती है और इसमें स्पेसिफिक मसल्स मूवमेंट करते हैं और वो स्पेसिफिक मसल मूवमेंट को
हमें बार बार मूवमेंट करते रहना होता है, जैसे कि मसल स्ट्रॉन्ग हो। जैसे कुछ लोगों का ये एम होता है कि उनको बाइसेप मसल्स बनानी है, तो फिर वो बस जो है वो इसी एरिया की बाइसेप मसल्स बनाने के लिए उसी एरिया की वो जो है एक्सरसाइज करते रहती हैं। फिर आइसोटोनिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग योर मसल्स थ्रू द full range of joint motion. Through repetition of isotonic exercises you can develop muscular strength and endurance. इसमें आपके मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, लेकिन आपका फुल जॉइंट मूवमेंट करेगा। इसमें मसल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी मसल्स कैपेसिटी भी बढ़ती है। देन आइसोकाइनेटिक exercise muscles contract at constant rate. These exercises are often used as therapy to rebuild muscle strength after an injury. ये एक्सरसाइज जो है वो भी मसल्स को कंट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है, लेकिन ये एक कांस्टेंट रेट पर होती है। जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है कि उसको कोई बॉडी पार्ट जो है उसका स्टिफ है या बिल्कुल उसमें वो अकड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो हम उसको कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे कि उसने मसलसल जो है वो दिन में 2 बार 3 बार या 4 बार जो है ये एक्सरसाइज करनी है। तो ये क्या है? आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है रिव्यू एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मूवमेंट। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सिस्टम बोन्स, इसमें हम सबसे पहले जो है वो बोन्स देख लेते हैं कि बोन्स में क्या क्या आ जाता है। बोन्स बिल्कुल शॉर्ट में हम इसको देखेंगे, क्योंकि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऑलरेडी ये सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। इसमें बोन में हम देख लेते हैं एक्सियल स्केलेटन है, स्कल है, वर्टिब्रा कॉलम है, थोरैक्स केज है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में है, शोल्डर ग्रिडल है एंड अपर लिप, पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्ब, मसल्स जॉइंट, मसल्स ऑफ फेस, मसल्स ऑफ नेक, ट्रंक, मसल्स ऑफ लोअर एंड अपर एंड लोअर लिम्ब, मसल्स ऑफ पेल्विक। जॉइंट में फाइब्रस जॉइंट है, कार्टिलेज जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, टेंडन अटैच मसल्स टू बोन और लिगामेंट्स जो हैं अटैच बोन टू बोन। देन इसी तरीके से थोड़ी सी हम फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की देख लेते हैं। इसमें प्रोवाइड द बॉडी फ्रेमवर्क, गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन, अलाउइंग movement of the body as whole and a part of the body by forming joint that are moved by the muscles. Bone form the boundaries of cranial, thorax and pelvic cavities. Bone provide hematopoiesis. Bone provide storage to mineral. Joint provide mobility and range of motion. Muscle give shape to body and protect underlying body muscle. तो ये फिजियोलॉजी थी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, कि वो एक फ्रेमवर्क देता है हमारी बॉडी को मूव करवाने में और मसल्स को मूव करवाने में जो है वो रोल प्ले करता है। बोन्स जो हैं वो क्रेनियल, पेल्विक और थोरैक्स कैविटी को बाउंड्री देती हैं और फिर मिनरल्स को स्टोर करती हैं, जॉइंट को मूव करने में हेल्प करती हैं। मसल जो हैं बॉडी और ऑर्गन को और ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट में है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमने जो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मूवमेंट, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट एंड पोस्चर ब्रिंग बॉडी पार्ट इनटू लाइन इन अ मैनर दैट promote optimal balance and maximal body function in whatever position the client assume, sitting, standing or laying down. When the body is well aligned, strain or the joint, muscles, tendon or ligament is minimized and internal structure and organ are well supported.
जब आप किसी भी पोजीशन में अलाइंड हमारी बॉडी होती है तो वो हमारा पोस्चर जो है वो ठीक होता है। अगर हम बैठे हुए हैं या खड़े हैं तो आपको प्रॉपर मूवमेंट मिलेगी, या आपके जॉइंट जो हैं वो उनमें किसी किस्म का स्ट्रेन नहीं होगा, टेंडरनेस नहीं होगी, किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा, तो आपके इंटरनल ऑर्गन को भी जो है वो मेंटेन भी रहेंगे और उनको सपोर्ट भी मिलेगी। जॉइंट मोबिलिटी इज़ एन अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मूवमेंट। ये एक दूसरा खसूसियत है नॉर्मल मूवमेंट की कि जॉइंट मोबिलिटी क्या किस तरीके से हमारी मूवमेंट को असरअंदाज करती है या कितना उसका फ़ायदा होता है। जॉइंट आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। द बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर्टिकुलेट द जॉइंट एंड मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल अटैच टू देम। जॉइंट हमारे जो हैं वो हमें प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करते हैं। जॉइंट मोबिलिटी हम पहले भी स्लाइड में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब हमारे जॉइंट जो हैं वो बिल्कुल एक गुड पोस्चर में मूवमेंट कर रहे हैं और एक खास डिग्री तक वो जो है अप एंड रेज हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं और एक खास डिग्री तक जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो जॉइंट मोबिलिटी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। द रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ जॉइंट इज़ द मैक्सिमम मूवमेंट दैट इज़ पॉसिबल फॉर द जॉइंट। अब रेंज ऑफ मोशन जो है मैक्सिमम मूवमेंट मतलब एक ऐसी जॉइंट की मूवमेंट जो है जॉइंट को हेल्प करती है कि वो किस तरीके से नॉर्मल मूवमेंट करें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मूवमेंट, इसमें फिर आ जाता है बैलेंस। द बॉडी बैलेंस सिस्टम वर्क थ्रू अ constant process of position detection, feedback and adjustment using communication between the inner ear, eye muscle joint and the brain. Deep inside the ear position just under the brain is the inner ear. बैलेंस, अगर हमारी बॉडी बैलेंस में है तो हमारी मूवमेंट जो है वो भी नॉर्मल होगी। कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, बैलेंस, स्मूथ, पर्पसफुल मूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम एंड बेसल गैंग्लिया। इसमें है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रम जो है बेसल गैंग्लिया जो है आपस में अगर इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो मूवमेंट जो है वो नॉर्मल होगी, तो बॉडी एक साथ एक टाइम में मूव कर सकेगी। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल मूवमेंट। देन है असेसमेंट। जब हम पेशेंट की एक्टिविटी और एक्सरसाइज के हिसाब से हम पेशेंट की को असेस करेंगे तो हम सबसे पहले उसकी नर्सिंग हिस्ट्री लेंगे। उसमें आ जाएगा एक्टिविटी, एक्सरसाइज, टाइप ऑफ एक्सरसाइज, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी, फिज़िकल एग्जामिनेशन या फिर हम करेंगे। फिर बॉडी अलाइनमेंट, उसमें हम बॉडी अलाइनमेंट देखेंगे, गेट, मूवमेंट ऑफ जॉइंट, अपीयरेंस एंड लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, मसल्स, मैस वगैरह वगैरह। तो हिस्ट्री में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जो रुकावटें हैं जो उसको एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने में से रोकती हैं कि वो मूवमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता या कितनी देर तक कर सकता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको फिज़िकल एक्टिविटी करने से रोक रहे हैं। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन आप करेंगे उसके जॉइंट की, उसका अपीयरेंस देखेंगे, उसका गेट देखेंगे, उसकी बॉडी अलाइनमेंट देखेंगे जो हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि बॉडी अलाइनमेंट क्या है, मूवमेंट जॉइंट क्या है, गेट क्या है। अपीयरेंस में हम उसका कलर देख लेंगे, उसकी वीकनेस देख लेंगे, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट और मसल मैस। नर्सिंग डायग्नोसिस, अगर हम देख रहे हैं कि वो पर्सन जो है या आपका क्लाइंट जो है वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर रहा तो हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस यही होगी कि
इम्पेयर्ड फिज़िकल मोबिलिटी रिलेटेड टू मसल वीकनेस, कि वो इमोबाइल है और वो मोबिलिटी नहीं कर सक रहा क्योंकि उसके मसल जो हैं वो वीक हो गए हैं, इम्पेयर हो गए हैं। फिर आप प्लानिंग करते हो कि हमने अब इसको किस तरीके से प्लान करना है कि हमने उसकी फ़िज़िकली एक्टिविटी जो है वो रिस्टोर करनी है। ठीक है, प्लानिंग इंक्रीज टॉलरेंस फॉर फिज़िकल एक्टिविटी, रिस्टोर देम, the implementation capability to perform activity properly of daily living, avoid injury from falling, improve physical fitness, avoid any complication related to immobility। असेसमेंट में हम सबसे पहले इसी तरीके से पहले उसकी असेसमेंट हमने कर ली, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी हमने किया, तो नर्सिंग डायग्नोसिस भी मैंने आपके साथ शेयर की है। और प्लान जब हम करते हैं तो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को रिस्टोर करते हैं। इसमें हम उसकी डेली लिविंग को जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसको हम एजुकेट करेंगे कि अगर आप हमारे साथ जो है कोऑपरेट करोगे, जो प्लान हम आपके लिए बना रहे हैं, अगर आप इस जो है इसमें हमारे साथ मिल के हम काम करेंगे तो आप जो है वो ग्रोथ की तरफ जाओगे, या आप जो है आपके जो है मोबिलिटी में आ जाओगे। इस तरीके से जो है बेड सोर से भी हमें उसको बचाना होगा, उसके एलिमिनेशन पैटर्न का भी हमें ख्याल रखना होगा। फिर पोजीशनिंग हम इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तो उसमें पोजीशनिंग ऑफ द क्लाइंट अप्रोप्रिएट उसको पोजीशन देंगे ताकि वो ठीक से मूवमेंट कर सके, टर्न कर सके अपने बेड पे। उस प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, रेंज ऑफ मोशन के लिए उसको एक्सरसाइजेस बताएंगे या उस करवाएंगे, और ऐसे मतलब तरीक़ेकार प्रोवाइड करेंगे जिससे वो कॉम्प्लिकेशन से बचा रहे। द क्लाइंट फिज़िकल एंड मेंटल कंडीशन चेंज मोटिवेशन टू परफॉर्म एक्सरसाइज वेयर appropriate range of motion, where appropriate range of motion exercise implemented is the client। फिर हम देखेंगे कि जो हमने क्लाइंट के लिए किया है तो क्या वो उसको मोटिवेशन मिल रही है, क्या वो मूवमेंट की तरफ आ रहा है और हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो क्लास एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न के हवाले से हमने नर्सिंग केयर प्लान को भी डिस्कस किया, और नीचे इस जो है वो रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक आप वेट करें, तब तक आप इसको जो है वो इसकी स्टडी करें और इसको अंडरस्टैंड करें। क्लास में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे इस लेक्चर का जो है वो एंड होता है, तो मैं आप सबका थैंक यू करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।